Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं 100 इंपॉर्टेंट ईडियम्स और ये ईडियम्स ऐसे हैं जो कि कई बार जो है आपके रिपीट होते हैं एग्जामिनेशंस में। जैसे आपका एसएससी हो गया, इसमें कई बार आपके ईडियम्स रिपीटेड हुए हैं और इसके अलावा कुछ ईडियम्स ऐसे भी हैं जैसे कि आपने देखा होगा सीजीएल में कुछ ईडियम्स आपके हट के आए हैं ना, जो कि कुछ अलग से लीक से हट के कुछ ईडियम्स आए हैं। तो वैसे ईडियम में मैंने यहाँ पर आपकी इंक्लूड करने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो इन ईडियम्स को आपको करना क्या है, क्लास में आपको इन सारे के सारे ईडियम्स को लर्न करना है, ठीक है ना। और ये आपके जो अभी एग्जाम होने वाला है सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हो गया जो कि आपका 12 अक्टूबर से शेड्यूल्ड है। इसके अलावा आपका टीयर 2 का एग्जामिनेशन हो गया, चाहे आपका सीपीयू का एग्जामिनेशन हो गया, इन सारे के सारे एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा आपका यूजफुल रहेगा, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, सेशन को आपको देखना है और पूरा का पूरा आपको यहीं पर याद करना है, ठीक है ना। आपको भी मैं कई सारी चीजें बताऊंगा तो आपको जिससे कि क्या होगा यहाँ पर ही जो है याद करने में इसको हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। आपको याद ये रखना है कि मैं आपको जो भी समझाऊं आपको बिल्कुल जब तक माइंड में उतर ना जाए तब तक आपको उससे आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है ना। पॉज़ कर लो वहीं पे, सारी की सारी चीज़ें आप माइंड में याद करो, तभी आगे बढ़ना है। यानी कि ये वीडियो जब भी आप खत्म करो, तब आपके माइंड में ये सारे के सारे 100 इडियम्स हैं, वो होने चाहिए और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रूव होंगे, ठीक है ना, अगले आपके जो भी एग्ज़ामिनेशन है। चलिए खैर, शुरू करते हैं एक-एक करके हम यहाँ पर। सबसे पहला अपने पास जो ईडीएम है, अच्छा मैंने जो स्टार्टिंग में ईडीएम इंक्लूड किए हुए हैं, वो थोड़े से आपको सिंपल लग सकते हैं क्योंकि इसमें क्या होगा, इससे कि आप क्लास में अपने को ईज़ीनेस जो है आप फ़ील कर पाओगे, फिर हम जो है अच्छे-अच्छे ईडीएम्स पर भी मूव ऑन कर रहे होंगे, ऑलराइट। और ये क्वेश्चन आपका बहुत बार मतलब एटलीस्ट अगर मैं आपसे बोलूँ 9 टू 10 टाइम्स जो है आपका ये ईडीएम आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले है अपने पास ऐड फ्यूल टू फायर, ठीक है ना। ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब क्या होता है, टू मेक अ मैटर वर्स, यानी कि कोई चीज़ आपकी पहले से खराब है लेकिन आप क्या करो उसको और भी वर्स बना देते हो। लेट्स अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ तो जलते हुए में घी डालना है ना, जलती हुई आग में घी डालने का काम करना। यानी कि आपके कोई 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना, ये क्या है आपस में, ये पहला फ्रेंड है और ये दूसरा फ्रेंड है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और ये लड़ते-लड़ते एकदम बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है और आप आगे पीछे से बोल दो, "अरे भई देखो इसने तो तुम्हारे बारे में ये और बोला हुआ था" और इसके पास में जाके बोल दो, "अरे इसने तुम्हारे बारे में और भी उल्टा-सीधा बोला हुआ है।" तो ये दोनों और ज़्यादा लड़ने लगेंगे, है ना। तो मैटर आपका ये शांत तो नहीं होगा बट और ज़्यादा वर्स होता जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये बहुत ही ईज़ी सा है, सबको पता ही होगा। अगले पर आते हैं हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है, वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, यानी कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओ। ऐसा नहीं है कि आप उसे बिल्कुल सॉल्व ही ना कर पाओ, इम्पॉसिबल है उसको सॉल्व करना। बस बात क्या है यहाँ पर, एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। अच्छा, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब यहाँ पर आप किसी कभी-कभी किसी पर्सन को रेफर करने के लिए भी करते हो, ठीक है ना। हम किसी पर्सन को क्या बोलेंगे, ही इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, उस पर्सन को हम क्या कर सकते हैं ईज़िली, वो पर्सन बिल्कुल भी गलीबल नहीं है, ठीक है ना। गलीबल का मतलब पता है क्या सभी को? फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गलीबल का मतलब क्या होता है ना? यानी कि उस पर्सन को हम बिल्कुल भी परसुएड ही नहीं कर सकते हैं, है ना? क्या नहीं कर सकते हम उसको? परसुएड ही नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम उसको जो भी उसने सोचा हुआ है उसको हम बिल्कुल भी उसकी जो भी उसने उसकी थिंकिंग है, उससे हम मूव नहीं कर सकते हैं, है ना? बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है भई उसको मनाना तो, ठीक है? तो बात समझ पा रहे हैं? हार्ड नट टू क्रैक का मतलब आपका ये पर्सन को भी रेफर कर सकता है। कई सारे बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो इसका मतलब कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि उस सिचुएशन से आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है ना? तो सिचुएशन को भी हम बोल सकते हैं इट इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम आ गई, सिचुएशन है, पर्सन है, तो ये सबको रेफर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे फटाफट से मूव ऑन करते हैं। अगला जो आपका ईडीएम है वो ये रहा, अ थॉर्न इन द फ्लेश, ठीक है ना? अच्छा, अ थॉर्न इन द फ्लेश का मतलब होता है कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस। अब देखो भई आपको अगर काँटा लगेगा, फ्लेश का मतलब क्या होता है आपका जो भी मसल वगैरह है, जो भी हमारा जो मांस होता है, ठीक है ना? उसमें अगर हमारी मसल में या फिर फ्लेश में कोई काँटा लग जाए, तो वो हमें क्या करेगा, बार-बार एनॉय करेगा, है ना? तो इसका मतलब यही हो गया कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस। इसको आप याद कर लो, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। लेट्स से आप कहीं बैठे हो, बैठने जा रहे हो, ठीक है, ये आपका सोफा सेट है, बढ़िया आप इसमें बैठने जा रहे हो और जैसे ही आप बैठे तुरंत आपको लग गया यहाँ पे थॉर्न, ठीक है ना? थॉर्न लग गया, लेकिन अब बात क्या है ना कि आप यहाँ पर बैठे हो अपने लेट्स से आप यहाँ पर आपकी जॉब लग गई है और आप यहाँ पे एएसओ बन गए हो, ठीक है ना? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन गए हो, आप अपनी चेयर पे बैठे हो और आपके सामने कौन है भई? आपके सामने डायरेक्टर बैठ गया, ठीक है ना? लेट्स से आपके सामने डायरेक्टर बैठा हुआ है और आके आप बैठे हो और आपस में आपकी कुछ बात चल रही है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, ठीक है ना? कि भाई क्या आगे कैसे करना है और आपके एज लग गया थॉर्न, ठीक है ना? तो अब आप उसको बोल भी नहीं पा रहे या फिर उसको हटा नहीं पा रहे उठ करके और सिचुएशन ये है कि आपको बार-बार क्या हो रही है यहाँ पे अनोयंस हो रही है, ठीक है ना? अब अच्छा ये थॉर्न ज़्यादा बड़ा है नहीं तो यहाँ पर ज़्यादा पेन इन वाली सिचुएशन नहीं हो रही है, इसलिए आपको बार-बार अनोयंस हो रही है, ठीक है ना? तो कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस को हम क्या बोल देते हैं? थॉर्न इन द फ्लैश बोल देते हैं, ऑलराइट। अब अगले पर आते हैं एट वन्स बैक एंड कॉल, ठीक है ना? एट वन्स बैक एंड कॉल का मतलब क्या होता है? आप किसी के कंट्रोल में हो, ठीक है ना? अब लेट्स से आपका आपने कोई अच्छी पोस्ट नहीं निकाल पाई और क्या हुआ आप जाकर के प्राइवेट जॉब में चले जाते हो, ठीक है ना? गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पाई लेट्स से किसी पर्सन की तो आप प्राइवेट में गए, ठीक है ना? अब प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि आपको बॉस की सुननी ही पड़ेगी। अब आपसे बॉस ने अगर बोल दिया कि अरे भाई वहाँ से उठो चलो मेरे लिए एक फाइल लेके आओ, तो आपको वो फाइल लेके जाना ही पड़ेगा अगले 5 मिनट में। और फिर उसने बोला अरे भाई ये फाइल नहीं है जाके वापस जाओ दूसरी वाली फाइल उठा के लाओ, फिर ये लाओ, फिर वो लाओ, ठीक है ना? ये आपसे करवाता रहा वो, ठीक है ना? तो अब बात क्या है ना कि आप उसके कंट्रोल में आ गए हो, यानी कि एट वन्स बैक एंड कॉल। अब आप जो भी आपका बॉस है उसके बैक एंड कॉल पे हो। जब भी उसने आपको कॉल किया तब आपको जाना है ना?
तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो एंड आई होप कि काफ़ी सारे बच्चों को ये बात पता भी होगी, है ना? तो अगर कुछ आपको इसके अलावा कोई डाउट आता है, अपना डाउट आप कमेंट सेक्शन में डालते जाना, ठीक है ना? जिससे कि मैं आपका बाद में डील कर लूँगा। अच्छा ये अभी हम क्या कर रहे हैं 100 इडियम्स कर रहे हैं ना, इसके अलावा मैं आपको क्या करूँगा 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी दूँगा, ठीक है ना? 100 वन वर्ड भी दूँगा, जो कि अगेन काफ़ी रिपीटेड होंगे और जो आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है ना? चलिए ख़ैर, ये हो गया आपका एट वन्स बैकएंड कॉल। अब अगले पर आते हैं एन एसिड टेस्ट, ठीक है ना? अच्छा एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल टेस्ट, है ना? इसको याद रखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर एसिड जो है वो डाल दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाता है? क्रिटिकल टेस्ट। अब देखो इसको ऐसे समझो जैसे कि एसिड टेस्ट का मतलब क्या हुआ? एसिड को अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको बर्निंग होगी ना, तो बर्निंग क्या होगी? वो बहुत ही क्रिटिकल टेस्ट हो गया, है ना? लेट्स से अगर मैं आपसे यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँ, तो ही इज़ गोइंग थ्रू, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ही इज़ गोइंग थ्रू एन एसिड टेस्ट, ठीक है ना? एन एसिड टेस्ट। ऑलराइट, अब मैंने क्या बोला, उसका क्या एक बहुत ही क्रिटिकल टेस्ट चल रहा है, यानी कि अब लेट्स से क्या हुआ, अब आप बढ़िया सीएसओ बन के बैठे, आईएसओ बन के बैठे थे सीएसएस में, लेकिन आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्राइबरी लेकर के ब्राइब वगैरह आपने खूब ली और आपके ऊपर बैठ गई एक इंक्वायरी, ठीक है ना? क्या हो गया, आपके ऊपर एक इंक्वायरी बैठ गई और अब आपका जो वो टेस्ट चल रहा है ना, वो बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन पे आ चुका है, यानी उस वर्ज पे आ चुका है कि अगर आपका एक भी गलती यहाँ पर और निकल आई, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर डिसमिस कर दिया जाएगा, ठीक है ना? अच्छा ये पता है क्या डिसमिस में और आपका सस्पेंड होने में क्या अंतर होता है? आपने सुना होगा उसको, कोई ऑफिसर उसको सस्पेंड कर दिया गया, इसको सस्पेंड किया गया। फिर अगर हम बोलते हैं डिसमिस कर दिया गया, डिसमिस का मतलब क्या होता है कि उसको पूरा सर्विस से निकाल ही देना। सस्पेंड का मतलब होता है आपने किसी टाइम लिमिट के लिए उस पर्सन को निकाल दिया, वो लेकिन कुछ टाइम के बाद वो उसे ज्वाइन कर सकता है, ठीक है ना? तो अब बात क्या है ना कि आपने इतनी बार ब्राइब ली है और आपने इतने ज़्यादा मतलब बिल्कुल जो है भ्रष्टाचार फैला रखा है ना? करप्शन फैला दिया, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, फिर डिसमिस कर दिया जाएगा, है ना? तो उस टेस्ट में वो जो आपका लास्ट वाला टेस्ट है ना, वो बहुत ही एसिड टेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है ना? आपके लिए खैर से यहाँ पर जो भी ही है, ठीक है? आपके लिए नहीं होगा, अब तो मुझे पता है सभी लोग ईमानदार बनोगे बिल्कुल, ठीक है ना? चलो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो अपना ईडीएम बेसिकली ऑल आई फॉर एन आई, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है, एक आँख के लिए आँख निकाल लेना, यानी कि टिट फॉर टैट, ठीक है? आप सभी को पता ही होगा। लेट्स से मैंने क्या बोला कि एक सामने कोई लेट्स से 2 लोग खेल रहे थे, ठीक है ना? एक बैटिंग कर रहा था, एक बॉलिंग कर रहा था। अब क्या हुआ, 2 ही लोग खेल रहे थे यहाँ पे। अब जो बैटिंग कर रहा था उसने बहुत ही तेज़ यहाँ पे शॉट मारा, हेलीकॉप्टर शॉट मारते हुए ये बॉलर की आँख में लगा और बॉलर की एक आँख जो है वो फूट जाती है, ठीक है ना? अब क्या हुआ भाई, बॉलर अब क्या करेगा? बॉल ये तो गलती से लगाया ना यहाँ पर, कोई ऐसा तो है नहीं कि इसने जानबूझ के इसको मारा हो यहाँ पे, है ना? ये तो अपना बढ़िया हेलीकॉप्टर शॉट लगाया था, लेकिन बॉलर अब क्या, अगर बॉलर ये करेगा कि अपनी आँख लेने के लिए इसकी आँख फोड़ेगा, फिर ये बैट्समैन क्या करेगा, इसकी दूसरी आँख फोड़ेगा, फिर ये बॉलर इसकी दूसरी आँख फोड़ने के चक्कर में लगेगा, ठीक है ना? लेकिन फोड़ नहीं पाएगा क्योंकि इसको ऑलरेडी नहीं दिख रहा है। चलो खैर, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा, यानी कि ये अगर इसने इसकी आँख फोड़ी है तो इसको भी इसकी आँख फोड़नी है ना? तो ये होता है आपका टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो अपना ईडीएम है, चलो यहाँ पर देखो बहुत ही बढ़िया ईडीएम है ये। एडवांस, एडवांस आपने ना ये हॉलीवुड, अगर आपने मूवीज़ वगैरह देखी हैं, तो मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ अगर आप हॉलीवुड मूवी कोई देख रहे हो, तो उसमें नीचे आपको हमेशा हमेशा हॉलीवुड मूवी को आप इंग्लिश में ही देखो, ठीक है ना? एक तो जो लोग वो डब वाली मूवी देखते हैं ना, उसमें एक तो पूरा मज़ा खराब हो जाता है, ठीक है ना? और दूसरी बात क्या है कि आपको जो ज्ञान मिल सकता है, वो ज्ञान भी नहीं मिलता है, क्योंकि उनका जो एक्सेंट है और इसके अलावा इंग्लिश आपको बोलने में नीचे आप जो सबटाइटल्स होते हैं ना, उनकी हेल्प लिया करो, ठीक है? इससे क्या होगा, आपको वोकैब्युलरी जो है काफ़ी ज़्यादा आपकी एनहांस हो पाएगी, ठीक है? अब जैसे आपने अगर कोई मूवी देखी होगी तो उसमें क्या बोलता है कोई एट वन्स, ही सॉ मी एट वन्स, ठीक है ना? तो क्या बोलते हैं, सडन एट वन्स बोलते हैं, ठीक है ना? आपने अगर कोई काउबॉय टाइप की कोई मूवी देखी है ना, काउबॉय टाइप की, तो उसमें ये एट वन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो एट वन्स का मतलब क्या होता है, एट द सेम टाइम प्रॉम्प्टली वन इंस्टेंट, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि बस एक ही बार, ठीक है? इसका कोई वन टाइम का मतलब नहीं है, इसका मतलब क्या है, एट द सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम पर, यानी इंस्टेंटली। मैंने क्या बोला, एट वन्स ही पुल्ड हिज गन, ठीक है ना? ही पुल्ड आउट हिज गन। एट वन्स ही पुल्ड आउट हिज गन। एट वन्स ही पुल्ड आउट हिज गन। अब क्या होता है ना, जो काउबॉय वाली मूवीज होती है, अगर आपने देखी होगी, तो उसमें ना एक कंपटीशन होता है उनका, जिसमें एक पर्सन यहाँ पर खड़ा हो जाता है, दूसरा पर्सन यहाँ पे खड़ा हो जाता है, दोनों आपस में एक एक बंदूक उठा लेते हैं और फिर एक दूसरे को यहाँ पर मार रहे होते हैं, ठीक है ना? तो जो पहले मर गया वो हार जाता है, ठीक है? या फिर जिसको पहले यहाँ पर गोली लग जाती है वो हार जाता है। तो क्या हुआ, यहाँ पर इस वाले ने अपनी पिस्टल निकाली, इस वाले ने अपनी पिस्टल निकाली और दोनों ने, लेट्स से, अब ये वाला जो पर्सन था, ये वाला बहुत ही फास्ट है, इसने एट वंस ही पुल्ड आउट हिज गन एंड शॉट टुवर्ड्स हिम। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसने अपनी गन फटाफट से निकाली इंस्टेंटली और उसने उसको शूट कर दिया, ठीक है ना? शूट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको गोली लग जाएगी और ये जीत जाएगा, है ना? तो ये याद रखना, इंस्टेंटली का मतलब क्या होता है, एट वंस, ठीक है ना? चलिए अगले ईडियम पर आते हैं, एट होम। एट होम का मतलब क्या होता है, कंफर्टेबल होता है, इसको तो आप याद आप रख ही सकते हो कि जब भी आप अपने घर पे होते हो, होम पे होते हो, हाउस पे होते हो, तो उसका मतलब क्या है, आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है ना? तो बहुत ही ईज़ी है। अगले पर आते हैं।
अगला ये रहा ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेट्स से मैंने क्या बोला कि ये जो मैं आपको कुछ टॉपिक्स कराने वाला हूँ या फिर आपकी जो मैराथन क्लासेस आने वाली हैं, वो आपके लिए ऑल इन ऑल हैं। यानी कि वो आपके लिए क्या है? ऑल इन ऑल हैं फॉर एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन। जो आपका सीएचएसएल का एग्जामिनेशन है उसके लिए जो आपकी मैराथन क्लासेस है ना, वो ऑल इन ऑल हैं जो कि आने वाली हैं, ठीक है ना? तो ऑल इन ऑल का मतलब क्या हो गया? ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ है? ऑल इन ऑल का मतलब ऐसे समझ सकते हो कि पूरे में से पूरा, है ना? तो पूरे में से पूरा लेट्स से अगर कोई चीज़ आपके लिए 100 इंपॉर्टेंट है तो 100 में से 100 यानी कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? चलिए ख़ैर अगले जो अपना ईडीएमएस पे आते हैं एक्लेस हील्स। एक्लेस हील्स सबको पता ही होगा एक्लेस हील्स का मतलब क्या होता है? स्मॉल बट फैटल वीकनेस। अच्छा, ये कहाँ से आया एक्लेस हील्स आपको पता होगा। एक अपना एक्ल नाम का जो है एक्लिस नाम का एक वॉरियर था, ठीक है? बहुत पुराने टाइम पे ये आपकी आई थिंक रोम की जो है स्टोरी है, ठीक है ना? रोमन गॉड्स जो होते हैं ना उनकी माइथोलॉजी में एक स्टोरी आती है रोमन गॉड्स की में कि एक एक्लेस नाम का बंदा था, उसका जो है पूरा का पूरा जो शरीर है यानी कि उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी थी, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी, यानी कि उसकी जो स्किन थी बहुत ज़्यादा हार्ड थी, उसको कोई मतलब मार नहीं सकता था, यानी कि उसको आप कहीं भी एरो मारो पूरी बॉडी में, उसको कहीं भी आप एरो मारोगे उसको लगेगा नहीं, है ना? उसकी बॉडी पूरी की पूरी स्टोन लाइक स्टोन थी, ठीक है ना? तो अब हुआ क्या लेकिन उसकी जो हील थी, ठीक है ना? जैसे ये एक्लेस है अपना, ये एक्लेस का पैर है और ये पैर की हील है, ठीक है ना? तो अब ये जो हील थी ना, इसकी हील बहुत ही ज़्यादा वीक थी। यानी कि ये बस इसकी एक ही वीकनेस थी कि हील इसकी मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी पूरे शरीर से। तो क्या हुआ एक दिन उसको हील में एक सोल्जर मार देता है यहाँ पे एक एरो और ये मर जाता है, ठीक है ना? यानी कि इतना बड़ा वॉरियर है, सब कुछ है, लेकिन क्या हुआ इसकी हील को ये अपनी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, यानी कि इसकी जो हील थी ना, ये इसकी सबसे बड़ी फैटल वीकनेस थी। इतनी फैटल थी कि उसपे अगर थोड़ा-सा जो है एक एरो लगा, वो भी बहुत दूर से आया, इतना ज़्यादा एरो लगा भी नहीं। वैसे अगर नॉर्मल पर्सन को लगेगा तो वो नहीं मर सकता था, ठीक है ना? लेकिन इनको लगा भई एक्लेस भाई साहब को और ये मर गए। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या हुआ एक छोटी-सी वीकनेस है लेकिन बहुत ही ज़्यादा फैटल है, ठीक है ना? एक छोटी-सी वीकनेस लेकिन बहुत ही ज़्यादा फैटल है। यानी कि बात क्या है कि आप यहाँ पर क्या करो, ये जो आपके लास्ट वाले 7 डेज़ है ना, एग्ज़ाम से पहले के, आप इन 7 डेज़ में बढ़िया ऐश करते रहो, ठीक है ना? आपने पहले चाहे जितनी पढ़ाई करी, नहीं करी, लेकिन आप इन 7 डेज़ में बहुत ज़्यादा मस्ती करने लग गए, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फैटल वीकनेस प्रूव होगी, ठीक है ना? चलिए अगले इडियम पर आते हैं एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब का मतलब क्या होता है? गुड इनकम जॉब विद हाई कम्फर्ट, ठीक है ना? यानी कि अगर आप लेट्स से जब आप सीजीएल में लग जाओगे, आपकी जो भी आपने जॉब सोची हुई है, लेट्स से आपने इनकम टैक्स ऑफिसर सोची हुई है या फिर आपने एएसओ सोची हुई है, एमईएमए या फिर आपका सीएसएस जो भी हो आपने एएसओ सोची है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, दुनिया जहान की बातें, है ना? चाहे आपने लेट्स से टैक्स असिस्टेंट सोचे, कुछ बच्चों को टैक्स असिस्टेंट भी अच्छी लगती है क्योंकि उनको फर्दर स्टडीज़ करनी है और टैक्स असिस्टेंट का जो है काम वर्कलोड थोड़ा-सा कम होता है, ठीक है ना? तो क्या हुआ अब आपको एक बढ़िया सी जॉब मिल गई और अब आपको वो जॉब जो है उसमें बढ़िया इनकम है लेकिन उसमें और कंफर्ट भी बढ़िया है और आपको काम भी ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है ना? मतलब थोड़ा-थोड़ा काम कर रहे हो और आपका काम चल रहा है। इसका मतलब क्या हो जाता है एन आर्म चेयर जॉब यानी कि बढ़िया आराम से आप जो है अपनी चेयर पे बैठते हो और वो चेयर कैसी आपकी आर्म वाली चेयर है। ये जो आपकी आर्म्स लगी हैं चेयर में और आप बढ़िया इस पे आराम से बैठ जाते हो टिक के और मज़ा हो रहा है, ठीक है ना? मतलब इनकम भी आ रही है और बढ़िया कंफर्ट भी है। इसको हम क्या बोल देते हैं? आर्म चेयर जॉब, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट टू ग्राइंड। नेक्स्ट टू ग्राइंड का मतलब होता है समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजंस यानी कि जैसे अपने जो पॉलिटिशियंस हैं वो जब भी कोई ना कोई बात बोलेंगे तो उसमें हमेशा कोई ना कोई उनका एक सेल्फिश रीजन होता है, ठीक है ना? तो पॉलिटिशियंस जो है वो हमेशा क्या करते हैं एन एक्स टू ग्राइंड यानी कि उनका जो है हमेशा जो रीजन होता है वो इट इज एन एक्स टू ग्राइंड ऑलराइट। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट वाले इडियम पे आते हैं क्या है अपने पास एन आयरन विल। आयरन विल का मतलब पता ही होगा सबको स्ट्रॉन्ग विल पावर यानी कि आपका जो विल पावर है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड आई थिंक कि सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना उन सबका विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर मैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देना चाहूँ सबसे पहले तो आपसे मैं बात करूँगा यहाँ पर जो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है ना? सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका विल पावर जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इनका विल पावर। और अगर मैं आपसे बात करूँ एक और पर्सन की तो वो है अपने ऊधम, ठीक है ना? सरदार ऊधम सिंह आपने इनका नाम सुना होगा जिन्होंने कि जनरल ओ डायर को गोली मारी थी। तो इन्होंने ना 21 ईयर्स के बाद 21 ईयर जो है इन्होंने वेट किया और इनकी विल पावर आप देख रहे हो 21 ईयर्स में ना लोग सब कुछ भूल जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है। लेकिन इनका ना 1919 में अगर मैं आपसे बात करूँ 1919 में जो है आपका जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ और फिर इसके बाद में ये 1940 में जाकर के ओडायर को मारते हैं। इसका मतलब इसके बीच में 21 ईयर्स इनके अंदर इतनी ज़्यादा विल पावर थी ना, इनकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि इनके अंदर था, हाँ भाई मुझे ओडायर को जो है मारना है, इसने ऐसा इतना जो है घटिया काम किया हुआ है। तो ये इनके अंदर विल पावर थी कि इन्होंने 21 ईयर्स तक इन्हें अपना टारगेट याद रहा, इनका लक्ष्य जो है वो याद रहा और इनकी विल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यानी कि इनका विल कैसा था? आयरन विल था। है ना? बात समझ पा रहे हो? चलो।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले वाला जो अपना ईडियम है देखेंगे, एन ओल्ड फ्लेम, ठीक है ना। एन ओल्ड फ्लेम का मतलब क्या हो जाता है, अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ एक एग्जांपल की, तो आपने रेखा जी और अमिताभ बच्चन को देखा होगा, ठीक है ना। अमिताभ बच्चन एंड रेखा जी, है ना। ये क्या है, आपस में इन दोनों के बीच में एक ओल्ड फ्लेम है, यानी कि बहुत टाइम पहले से जो है एक रिलेशनशिप रहा है, एक रोमांटिक रिलेशनशिप रहा है पास्ट में, ठीक है ना। तो ये समझ के आप अब ये तो याद हो ही गया होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, बहुत ही बढ़िया आपका ये ईडियम है। इसका मतलब देखो, ये आपने अगर इसको इस लाइन को पढ़ लिया तो इसको देख करके ही आपको समझ में आ गया होगा। यंग शोल्डर्स यानी कि जो पूरी की पूरी बॉडी है वो कैसे यंग है, लेकिन उसमें एक ओल्ड हेड है। ओल्ड हेड का मतलब क्या होता है, और देखो ओल्ड हेड का मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, यानी कि आप जो भी बात कर रहे हो या फिर आप जो सोचते हो वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बात है, ठीक है ना। या फिर आपकी वो बहुत ही ज्यादा समझदारी भरी बात है ना, आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंसी वाली बात करते हो, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपकी क्या हो जाती हैं, एक अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ तो चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन एल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी कि एक बच्चा है या फिर कोई यंग पर्सन हो जो कि एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन की तरह बात करे। और होता है ना, कई बार हमें क्या लगता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कोई छोटा सा बच्चा या फिर आपका कोई छोटा भाई बहन भी हो सकता है जिसमें कि वो बहुत ही ज्यादा कभी कभी एकदम एक्सपीरियंस वाली बातें कर देता है, जिससे कि हमें लगता है कि अरे भाई देखो ये है तो छोटा सा लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना। उसका मतलब क्या हो गया, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, ठीक है ना, याद हो जाएगा। क्लियर है। चलो खैर, ये मैं हर ईडीएम के साथ आपको कुछ ना कुछ चीज़ रिलेट करके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के बाद में ये सारी की सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है? समझ पा रहे हो ना? माइंड में होनी चाहिए और मैं आपके माइंड में डाल के ही रहूँगा, ठीक है? चलो ख़ैर, अगले पर आते हैं। अगला इडियम अपने पास क्या है? एन ओलिव ब्रांच। एन ओलिव ब्रांच का मतलब होता है पीस रिक्वेस्ट या फिर पीस ट्रीटी, ठीक है ना? तो ओलिव ब्रांच, देखो ओलिव जो आपका ट्री होता है ना, इसका ओलिव आपकी, अगर मैं ओलिव की कोई भी बात उठा लूँ, ठीक है ना? ओलिव का आपका ब्रांच हो गया, ओलिव का आपका लीफ हो गई, ठीक है ना? ओलिव की आपकी लीफ हो जाए, प्लांट हो जाए, इसका मतलब हमेशा आपका पीस से रिलेटेड होता है, ठीक है ना? किससे रिलेटेड होता है? ये आपका पीस से रिलेटेड, है ना? तो इसको याद रखना। तो ओलिव ब्रांच का मतलब क्या हो जाएगा? पीस रिक्वेस्ट या फिर पीस ट्रीटी, ठीक है ना? ऑलराइट। तो देखो पीस से रिलेटेड ना आपको 2-3 चीज़ें मिलेंगी। जैसे आपका एक तो ओलिव वाला ट्री हो गया, इससे रिलेटेड हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा जैसे कि कोई भी आपका व्हाइट आपको फ्लैग दिखा दिया जाए, व्हाइट आपको हैंडकरचीफ मिल जाए, ठीक है ना? तो व्हाइट कलर हो या फिर ओलिव का आपका ट्री हो, इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो पीस के साथ होता है, ठीक है ना? याद रहेगा हमेशा। अगले पर आते हैं ईडियम पर, एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है ना? एपल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? मैटर ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि कोई लेट्स से क्या हुआ, आप ना 3 फ्रेंड्स हो, ठीक है ना? ये 3 लोग हैं यहाँ पे, बढ़िया 3 फ्रेंड लोग घूम रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, 2 फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई हो जाती है हमेशा, किसकी वजह से? जो तीसरा वाला बंदा है, ठीक है ना? इस तीसरे बंदे की वजह से जो है हमेशा लड़ाई होती है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ऑलराइट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि ये क्या है, आपका एक डिस्प्यूट का मैटर है, यानी कि लड़ाई जो हो रही है वो हर बार इसी की वजह से हो रही है, ठीक है ना? चलो, नेक्स्ट ईडियम पर आते हैं। एप्पल ऑफ वन साइड, ठीक है ना? एप्पल ऑफ वन साइड का मतलब क्या होता है कि आंखों का तारा होना, अगर मैं हिंदी में आपसे बोलूं, या फिर वेरी लवेबल या फिर डियरेस्ट वन या फिर एडोरेबल हो जाएगा, ठीक है ना? आपको कोई बहुत ज़्यादा, आप जिसको प्यार करो, लवेबल हो वो आपके लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एप्पल ऑफ वन साइड। यानी कि लेट्स से मैंने क्या बोला, रोहन इज एप्पल ऑफ हर ऑफ एप्पल ऑफ हिज मदर्स आईज, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंखों का तारा होना है, फिर बहुत ज़्यादा प्यारा होना है। हर बच्चा अपनी माँ का जो है बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, ये लवेबल होता है, ठीक है? अगला जो अपना ईडियम है उसको देखते हैं। एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है? इन गुड कंडीशन। अगर आपने एप्पल पाई को देखा होगा ना, तो एप्पल पाई आपकी बहुत ही ऑर्डर्ड वे में जो है बनाई जाती है, ठीक है ना? आप अगर उस पाई को देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब एक आपको मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है उसको देख करके, ठीक है ना? बहुत ही ऑर्डर्ड वे में उसको बनाया जाता है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? इन वेरी गुड कंडीशन, ठीक है ना? तो एप्पल पाई ऑर्डर का क्या मतलब हो जाएगा? इन वेरी गुड कंडीशन। अगर मैं आपसे बोलूँ लेट्स से कि आपका जो रूम है, ठीक है ना? मम्मी को क्या लगता है कि कई सारे बच्चे जो होते हैं उनकी मम्मी को लगता है कि यार भाई ये बच्चा तो अपना रूम जो है बहुत ज़्यादा गंदा रखता है, ठीक है ना? एंड आई आई थिंक कि कई सारे बच्चे यहाँ पर रखते भी हैं। ऑलमोस्ट 80% बच्चे जो होते हैं वो अपने रूम को काफ़ी गंदा रखते हैं, ठीक है ना? लेकिन क्या हुआ, एक बच्चा था, ठीक है ना? यहाँ पर ही कोई बच्चा है छोटा सा, ये अपने रूम को हमेशा गंदा रखता है। लेकिन क्या हुआ, एक दिन इसकी मम्मी आती है रूम में और इसने क्या है, अपने रूम को उसी दिन बहुत बढ़िया तरीके से जो है एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में इसको मेंटेन करके रखा था। सारी बुक्स को उठा के उसने रैक में रख दिया, बढ़िया आराम से बिल्कुल ऑर्डर्ड वे में, ठीक है ना? और फिर जो क्लॉथ्स वगैरह थे वो साइड में रखे हुए थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें देख के मम्मी क्या बोली, "अरे वेरी गुड रोहन", ठीक है ना? अगर मैं बोलूँ इस बच्चे का नाम रोहन है, "वेरी गुड रोहन, यू हैव डन ऑल थिंग्स इन द एप्पल पाई ऑर्डर", ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छी कंडीशन में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला जो अपना इडियम है, एट अ लूज़। एट अ लूज़ का मतलब क्या होता है? अनेबल टू डिसाइड। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार गया है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? अनेबल टू डिसाइड, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना? अच्छा, इसका एक और आपका होता है एट सी, ठीक है ना? एट सी का भी मतलब क्या होता है आपका? आप कोई चीज़ डिसाइड ना कर पाओ, बहुत ही ज़्यादा परप्लेक्स्ड हो जाओ, ठीक है ना? क्या हो जाओ? परप्लेक्स्ड हो जाओ, ठीक है ना? इसका आप ये भी बोल सकते हो।
तो एट अ लूज का मतलब क्या हो गया? अच्छा, लूज का मतलब पता है ना आपको? लूज का मतलब क्या होता है? ढीला हो जाना, ठीक है ना? तो ढीला हो गया, कोई उसको समझ ही नहीं आ रहा, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है, तो उसका मतलब वो ढीला हो गया, ठीक है ना? ऐसे आप दिमाग में इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है? अगले अपने ईडियम को देखते हैं, एट अ पिंच। एट अ पिंच का मतलब क्या होता है? इन अ ट्रबल। अब इसको ऐसे आप समझ लो, एक आपको मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना? क्या हुआ, एक रोहन है, एक सोहन है, ठीक है ना? रोहन है, ये सोहन है। अब सोहन जो है काफी लंबा चौड़ा है और इसका जो वेट है वो 50 kg का है, ठीक है ना? और जो रोहन है वो काफी दुबला है और इसका वेट है 30 kg का। अब रोहन ने क्या किया, सोहन को पिंच कर दिया, ठीक है ना? रोहन ने सोहन को पिंच किया। तो अब भाई सोहन क्या करेगा? सोहन अगर रोहन को पिंच करेगा ना, तो ये रोहन तो बिल्कुल मतलब ऊपर ही उठ जाएगा, है ना? ये 50 kg का है, 30 kg का है और ये काफी बुली भी करता है। तो अब जो है ये रोहन जो है अपना ट्रबल में आ गया, ठीक है ना? तो रोहन क्या आ गया? ट्रबल में आ गया पिंच करके। तो क्या हो जाएगा? एट अ पिंच का मतलब ट्रबल में हो जाना, ठीक है ना? याद रहेगा ना सारी की सारी चीजों को। चलो, अगले क्वेश्चन, अगला जो अपना ईडियम है वो देखते हैं। एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है? अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। यानी कि आप क्या करो, बहुत ही मतलब ज्यादा फ्रेंडली होने से अवॉइड करो किसी भी चीज को। लेट्स से क्या बात हुई कि ये आपका ये ए है, ठीक है, कोई ए पर्सन है, ये अपना बी पर्सन है। अब क्या बात है कि ए और बी पर्सन आपस में काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। लेकिन अब क्या हुआ, ए को पता चला ये जो बी है ना, ये बी की आदतें तो बहुत खराब है भाई। ये बी ना तो पढ़ता है ना बिल्कुल, बाहर घूमता रहता है और फिर ये स्मोकिंग वगैरह भी करता है, उल्टे सीधे ड्रग्स भी लेता है। तो फिर ए क्या करेगा भाई, अब ये इससे ज्यादा फ्रेंडली होने से अवॉइड करेगा, है ना? तो ये क्या बोलेगा, बी, ये दोनों पहले क्या करते थे, ये ए था ये बी था, दोनों साथ में घूमते थे। तो अब ए क्या कहेगा, अरे भाई तुम मुझसे थोड़ा सा दूर ही रहो, ठीक है ना, मुझसे अवॉइड करो। क्या बोलेगा, मेरी आर्म है, मेरे मुझसे एक आर्म की लेंथ पर रहो, ठीक है ना? यानी कि मैं तुमसे टच ना हो पाऊं भाई, तुम तो स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, मैं नहीं करता हूँ, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, ठीक है ना, आई एम अ गुड गाय, ठीक है ना? तो ये बात है। तो क्या हो जाएगा, आप ज्यादा फ्रेंडली होने से अवॉइड करें, ठीक है? चलो, अगले ईडियम को देखते हैं, एट डैगर्स। एट डैगर्स का मतलब क्या होता है? टू हैव बिटर एनमिटी, ठीक है ना? अब जैसे डैगर्स आपको पता है, डैगर्स क्या होता है? खंजर होता है डैगर, या फिर आपका लेट से मैं बोलूँ नाइफ। नाइफ तो नहीं होता है, लेकिन नाइफ का जो आपने बड़ा सा नाइफ देखा होगा, ठीक है ना? जो रामपुरी छुरी बोलते हैं ना, सबको पता है क्या रामपुरी छुरी? तो वो आपका एक डैगर होता है, ठीक है ना, खंजर। तो देखो, एट डैगर्स का मतलब क्या होता है? लेट्स से क्या हुआ, ये ए है ये बी है, दोनों बहुत ही ज्यादा बड़े जो है एनेमी हैं, और ये आपस में क्या लेके आ गई, एक डैगर इसने उठा लिया, एक डैगर इसने उठा लिया। अब दोनों खड़े हुए, इसका मतलब क्या हुआ, इनकी जो एनिमिटी है ना वो और भी ज्यादा खराब हो गई है, कड़वी हो गई है, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, एट अ बेटर एनिमिटी, ऑलराइट। ये आपको याद रहेगा, सारी की सारी चीजें याद हो रही है ना? फटाफट से मुझे एक बार बता दो, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसी ये क्लास लग रही है। चलो खैर, अब अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे, यहाँ पर अपनी जो अगला ईडियम होगा, है ना? एट ईज। देखो, अब एट ईज का मतलब क्या हो जाएगा, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। अब देखो, आप बहुत ही ज्यादा, ईज का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा आप आसानी से कोई भी चीज, ईज का मतलब होता है इन अ वेरी लेट्स से मैंने अगर आपसे बोला इजी वे, है ना? इजी वे हो जाए या फिर आपका बहुत ही सिंपल वे हो जाए, इस बात को ऐसे समझना आप, ठीक है ना? नाउ, अब कोई एक पर्सन है वो ईज पर है, इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर कोई पेन नहीं है, एंजाइटी नहीं है, ठीक है ना? तो इस तरीके से याद रखो। कोई भी चीज को याद रखना होता है ना, तो आपको कोई ना कोई अपने माइंड में रिलेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? उस रिलेशन को आप अपने आप से बना भी सकते हो। खैर, अगले ईडियम पर आते हैं। एट वंस फिंगर एंड्स, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, टू हैव कंप्लीट नॉलेज, टू बी एक्सपर्ट इन। अच्छा, क्या हुआ, मैंने आपको जो भी करंट अफेयर कराए हुए हैं मैं आपसे बार बार पूछता रहता हूँ, ठीक है ना? तो एक बार क्या हुआ, आप करंट अफेयर वाली क्लास लेकर के सो गए, ठीक है ना? बट मैंने आपको उस वाली क्लास में खूब सारा चिल्लाया और आपको कई सारी चीजें याद करा दी, तो अब क्या हुआ, आपके फिंगर एंड्स पर आ गई। अब मैंने आपसे सोने में पूछा अगर के, अरे भाई बताओ जरा, केरला के सीएम कौन है? तो आपके फिंगर टिप्स पे आएगा ना कि हाँ भाई, अरे जो केरला के सीएम है वो ये हैं, केरला के, अच्छा केरला के गवर्नर कौन है, अगर मैंने आपसे पूछ लिया तो बता पाओगे ना कि आरिफ मोहम्मद खान है, हाँ जी। चलो खैर, तो क्या हो जाएगा कि आपको मैंने बिल्कुल एक्सपर्ट बना दिया, फिर आप जो है एक्सपर्ट बन चुके हो, आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज आ गई है सारी की सारी चीजों की, ठीक है ना? चलो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो अपना ईडियम है, एडवांस वेट्स। इसका मतलब क्या होता है, एंड्स पजल्ड, ठीक है ना? यानी कोई भी चीज क्या हो, परप्लेक्स्ड हो जाए, कंफ्यूज हो कोई बहुत ज्यादा, या फिर उसको कोई बात समझ ही ना आए कि क्या करना है, ठीक है ना? ये भी आपका एट सी जैसा ही होता है, ठीक है ना? चलो, अगले पर आते हैं। एट सिक्सेस एंड सेवंस। एट सिक्स एंड सेवंस का मतलब होता है कोई बहुत चीज बहुत ज्यादा डिसऑर्डर में होना। अच्छा, ये जो है आपका अपो अपोजिट होता है किसका, एप्पल पाई ऑर्डर का, ठीक है ना? मैंने एप्पल पाई ऑर्डर समझाया था ना आपको। एप्पल पाई ऑर्डर क्या होता है, आपका बहुत ही ज्यादा एक चीज आपकी बहुत ही गुड कंडीशन में होना, ऑर्डर्ड वे में होना। लेकिन ये जो एट सिक्स एंड सेवन होता है, इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा डिसऑर्डर में होना, सारी की सारी चीजें, ठीक है ना? तो इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, ऑलराइट।
चलो नेक्स्ट वाले ईडियम पर आते हैं, एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब होता है कोई चीज़ आपकी दांव पर लगी होना, एट रिस्क और इनसिक्योर। या क्या होता है ना, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपने कॉन्टिन्यूसली 2 एग्जाम्स जो है वो आपने क्रैक कर लिए, ठीक है ना। अब आपका थर्ड एग्जाम है और आपको थर्ड एग्जाम के लिए आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी, तो अब आपकी जो इज्जत है ना, जो आपकी रेपुटेशन है, जो कि आपने कॉन्टिन्यूसली 2 एग्जामिनेशन जो है वो आपने क्वालिफाई कर ली हैं और आप थर्ड एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो। तो दिक्कत क्या है ना कि लोग क्या बोलते हैं कई बार कि ये आपका लक था, ठीक है ना। तो लोग ये बोलेंगे कि आपका 2 एग्जामिनेशन ये जो निकले हैं ना वो तो लक था, ये थर्ड वाला एग्जामिनेशन निकला है, यहाँ पर आपकी असलियत पता चल गई, ठीक है ना। लोग यही बोलेंगे, ठीक है। तो अब जो आपकी रेपुटेशन है, जो आपकी इज्जत है, वो कहाँ पर है? स्टेक पर है, दांव पर है, ठीक है ना। चलो अगले ईडियम पर आते हैं। मैं देखो ऐसे ही एग्जांपल्स देने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप चीज़ों को जो है अपने साथ रिलेट कर सको, है ना। चलो अब देखो यहाँ पर क्या, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है? लास्ट मोमेंट पे। यानी कि देखो भाई 12 बजने से पहले क्या आता है? 11 बजते हैं और 12 बजने पे लेट्स से 12 बजे आपका कोई एग्जाम है और फिर आप 11 बजे क्या सोच रहे हो? अरे भाई बिल्कुल लास्ट टाइम पर मुझे याद आया कि मैं अपने साथ में जो है एग्जामिनेशन हॉल में सैनिटाइजर तो लेके ही नहीं आया। पता है ना सबको सैनिटाइजर लेकर के जाना है, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में। तो अब आपको याद आ रहा है भाई मैं सैनिटाइजर तो लेके आया ही नहीं। तो आपको ये बात कब याद आ रही है? लास्ट मोमेंट पर याद आ रही है, ठीक है ना। याद रहेगी ये वाली चीज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है मैन विद नो वॉइस और विल ऑफ नॉट हिज ओन, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ठीक है ना। अच्छा इस बात को ऐसे समझो, जो स्ट्रॉ है ना आपकी, कोई भी स्ट्रॉ होती है उसका हम यूज कब करते हैं? कोई भी चीज लेट्स से आपकी यहाँ पर आपने पेप्सी डाली और यहाँ पे आपने स्ट्रॉ लगा करके इसको पीने लगे, ठीक है ना। तो पेप्सी किसके अंदर है? इस ग्लास के अंदर है। और फिर ये जो पी रहा है, भी कौन पी रहा है? आप पी रहे हो, ठीक है ना। आपके जो है अंदर जा रही है, ठीक है ना। तो अब ये जो स्ट्रॉ है ना, ये स्ट्रॉ का कोई काम ही नहीं है, है ना? मतलब काम है ये तो, मतलब इसका कोई वजूद नहीं है अकेला, कि ऐसा नहीं है मैं जो स्ट्रॉ है उसको लेकर के उसको मैं ओनली स्ट्रॉ का यूज़ करके कुछ काम कर लूँ, है ना? जैसे मैं इस ग्लास से अकेला जो है वो पेप्सी तो पी सकता हूँ, लेकिन मैं इस स्ट्रॉ से अकेले पेप्सी नहीं पी सकता हूँ, मेरे पास पेप्सी है ही नहीं। पेप्सी होनी ज़रूरी है ना? तो ये जो स्ट्रॉ है ना इसका कोई अपने आप में कोई वजूद नहीं होता, ठीक है? तो ये क्या हो गया, इसी से आप रिलेट कर सकते हो कि एक ऐसा आदमी है जिसका अपने आप में कोई वॉइस नहीं है, कोई विल नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है, ठीक है ना? तो वजूदलेस आदमी, है ना? जैसे कि आपने कई सारे लोग देखे होंगे वो आपसे हमेशा झूठ बोल देते हैं या फिर उनका कोई, वो कुछ भी बोलते हैं ना, उनका कोई मतलब ही नहीं है ना, वो पर्सन की जो बात है वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, ठीक है? तो उसको हम क्या बोल देते हैं? मैन ऑफ स्ट्रॉ उसको हम बोल देते हैं, ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो आपका इडियम है, अ ब्लैक शीप। अ ब्लैक शीप का मतलब होता है अनलकी पर्सन या फिर बैड कैरेक्टर्स, ठीक है ना? अब देखो ब्लैक शीप क्या हो गया, कोई भी चीज़ आपने लेट्स से क्या बोलते हैं, काली बिल्ली देख ली तो ये मेरे लिए अनलकी चीज़ हो गई है, लेकिन आप इसको ऐसा समझ लो काली बिल्ली की जगह आपके सामने ब्लैक शीप आ गई है, ठीक है ना? ब्लैक कैट की जगह ब्लैक शीप आ गई है, तो भी आपके लिए क्या है? अनलकी पर्सन हो गया कोई, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला देखो, एट अ स्नेल स्पेस। आपने देखा होगा स्नेल कैसे चलता है? बहुत धीमे 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 चलता है ना स्नेल। तो बस ये भी इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेरी स्लो, ठीक है। ये तो आपको सबको आता ही होगा। अगले क्वेश्चन, अगला जो अपना ईडीएम है इस पे आते हैं, एट लॉगर्स हेड। इसका मतलब क्या होता है? डिस्पट या फिर फाइट। अब लेट्स से मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, ये जो ए है ये बी है, ये इन दोनों के बीच में अब जो डिस्पट है ना वो ज्यादा, वो आपका काफी ज्यादा लड़ गया, बढ़ गया और ये आपस में लड़ने लग गए। और ये कैसे लड़ रहे हैं ना, ये ए ने अपना हेड लिया, बी ने अपना हेड लिया और दोनों आपस में मार रहे हैं, ठीक है ना। अपने अपने हेड को जो है लड़ा रहे हैं, ये क्या हो गया अब आपका लॉगर हेड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद रख लो बस, ठीक है ना। चलो अगले पर आते हैं, ऑल एट सी। देखो मैंने आपको ऑल एट सी बताया हुआ है, ये क्या होता है आपका? कंप्लीटली कंफ्यूज होता है या फिर आप इसको बोल सकते हो परप्लेक्स्ड हो जाता है, ठीक है ना। पजल्ड होना, परप्लेक्स होना, तो इसको हम किसके सीन में, किसके ईडियम के सेंस में बोल रहे होते हैं? ऑल एट सी, ठीक है ना। अच्छा ये आपका ऑल भी जरूरी नहीं है, यहाँ पर आपका एट सी का ही मतलब होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वाले अपने ईडियम पर आते हैं। अब वाइट एलिफेंट। अब वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है? एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजेशन। यानी कि लेट्स से आपने क्या किया, व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है ना, लेट्स से मैंने आपसे क्या बोला कि आपने एलिफेंट का स्टैचू बना लिया, ठीक है ना। आपने मार्बल के एलिफेंट का स्टैचू बनवा लिया, और जैसा यूपी गवर्नमेंट में करवाया भी था बहुत साल पहले, जब बीएसपी की सरकार थी, जब बीएसपी गवर्नमेंट थी, तब उन्होंने क्या किया, एक नोएडा में काफ़ी सारे जो है व्हाइट कलर के एलिफेंट्स को बनवा दिया। तो फिर क्या हुआ, जब अगली गवर्नमेंट आती है तो उन्होंने इसको तोड़वा दिया। अब ये एक्सपेंसिव तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसका कोई यूजलेस पोजेशन है, यानी इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है ना। चलिए खैर अगले पर आते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होता है? डिस्क्लोज कर देना, सबको पता ही होगा, ठीक है ना। जैसे कोई चीज़ आप उसको लाइट में लेके आते हो तो क्या हो जाती है? डिस्क्लोज हो जाती है। ये तो आपका मैं एक सेंस बता रहा हूँ, लेकिन इसका आई होप कि आपको सबको ये पता होगा। ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होता है? डिस्क्लोज करना। आपने बचपन में कुछ अगर ग्रेजुएशन वगैरह के एग्जामिनेशन भी दिए हैं तो उसमें एक आता है ना कि आप इस टॉपिक के ऊपर क्या करें, ब्रिंग लाइट टू द टॉपिक। लेट्स से मैंने आपसे बोला डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आप क्या करो, ब्रिंग लाइट ब्रिंग करो, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? आप डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर जो है पूरा का पूरा एक डिटेल
डिटेल्ड मुझे ऐसे लिख करके दे दो, ठीक है ना। चलिए अगले पर आते हैं, अगला वाला इडियम देखेंगे एक्स आउट। एक्स आउट का मतलब क्या होता है, टू टर्न आउट, है ना। किसी भी चीज को आप क्या कर लो, टर्न आउट कर दो तो उसका मतलब हो जाएगा एक्स आउट, ये तो सबको पता ही होगा, नॉर्मल सा है। अगले वाले पर आते हैं फटाफट से, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है मटेरियल वेलफेयर, ठीक है ना। तो आई होप कि ये भी सबको क्लियर होगा। अच्छा, इसका अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ ब्रेड एंड बटर का, अच्छा ये ब्रेड एंड बटर जो है आपका ऐसा ईडियम जब भी यूज होता है ना, तो इसका मतलब आप थोड़ा सा ध्यान से आप समझना, ठीक है ना। समथिंग एवरीडे और ऑर्डिनरी, यानी कि कोई चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी हो। लेट्स से मैंने क्या बोला, विकेट कीपिंग, विकेट कीपिंग इज, विकेट कीपिंग इज ब्रेड एंड बटर फॉर एम एस धोनी, ठीक है ना। इज ब्रेड एंड बटर फॉर एम एस धोनी, यानी कि जो विकेट कीपिंग है ना, एम एस धोनी के लिए ब्रेड एंड बटर है, यानी कि बहुत ही ज्यादा उनके लिए इजी है, ये उनके लिए बहुत ही ऑर्डिनरी काम है ना। बात को समझ पा रहे हैं। तो ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपकी ऑर्डिनरी हो, सिंपल हो, आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो, एक रोजमर्रा का काम हो, है ना। चलो नेक्स्ट वाले ईडियम पर आते हैं, बाई एंड बाई। इसका मतलब क्या हो जाता है, स्लोली, यानी कि आप धीमे धीमे चलें, ठीक है ना। चलो अगले ईडियम पर आते हैं, बैक स्टेयर गॉसिप। बैक स्टेयर गॉसिप का मतलब क्या होता है, टॉक अमंग सर्वेंट्स या फिर अनफेयर टॉक। क्या होता है ना, ऐसा आपने मोस्टली देखा होगा, जो सर्वेंट्स वगैरह होते हैं या फिर जो अनफेयर सर्वेंट्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, जो स्टेयर्स होती हैं उसके पीछे जाकर के आपस में जो है चुगली कर रहे होते हैं, या फिर जो है एक गॉसिप कर रहे होते हैं उनके जो भी ओनर हैं, ठीक है ना, उनके बारे में। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बैक स्टेयर गॉसिप बोल देते हैं। आपका मेनली टारगेटेड होता है फॉर सर्वेंट्स, लेकिन अगर कोई और भी यहाँ पर अनफेयर टॉक कर रहा है तो उसके लिए भी हम बैक स्टेयर गॉसिप का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वाले इडियम पर आते हैं, बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है ना। देख के आपको समझ में आ रहा होगा, आगे पीछे करना। चलिए नेक्स्ट वाले पर आते हैं, बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है बिटर रिलेशन, इल फीलिंग्स, ठीक है ना, यानी कि किसी के लिए आपकी जो फीलिंग्स है वो काफी इल हो, यानी कि आपके बीच में एनमिटी की एक भावना आ जाए, ठीक है ना, किसकी आ जाए, एनमिटी की, यानी शत्रुता की। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वाले आइडियम पर आते हैं, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स, यानी कि आपको पता होगा बैगेज क्या होता है, अपना सारा का सारा सामान उठा करके आपका निकल जाना। लेट्स से क्या हुआ, आपने कोई पर्सन है, एक्स पर्सन है, वो क्या करता था, रेंट पे रहता था, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, 6 मंथ से कोई अपना रेंट नहीं दिया, ठीक है ना। तो फिर उसका जो ओनर है उसने क्या बोला उसे कि अपना सामान, बिस्तरा सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, अपना तुम बैग एंड बैगेज उठाओ, यानी कि तुम्हारे जो भी बिलोंगिंग्स है ना उनको उठा लो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो बैग एंड बैगेज क्या हो गया आपका, विद ऑल बिलोंगिंग्स, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले अपने ईडियम पर आते हैं, बेकर्स डजन। बेकर्स डजन का मतलब होता है 13 ए नंबर, ठीक है ना। अच्छा, बेकर का डजन जो है वो आपका 13 क्यों होता है नंबर में, क्योंकि लेट से आपने, मैंने क्या बोला, एक बेकर है, ठीक है, उसको 12 केक्स बनाने का जो है ऑर्डर मिला है, ठीक है ना। क्या कितना ऑर्डर मिला है, 12 केक्स बनाने का ऑर्डर मिला है। लेकिन लेट से ये क्या करेगा, 13 केक्स को बना करके रख लेगा, इन केस इसकी जो अगली एक और केक है, अगर लेट से एक केक आपकी खराब हो जाती है, ठीक है ना, तो क्या करेगा, उसको एक स्पेयर अपना रख रहा होता है, ठीक है। तो कभी भी आपको 13 नंबर के लिए रेफर करना हो तो हम किससे रेफर करेंगे, बेकर्स डजन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला जो अपना ईडियम है, बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यानी कि अपने मुंह में जो है चांदी की चम्मच लेकर के पैदा होना, ये आपने हिंदी में भी सुना होगा। टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, यानी कि बहुत ही ज्यादा अमीर फैमिली में पैदा होना, जैसे कि नेपोटिज्म का आप एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये वर्ड सुन के सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई, क्योंकि आजकल मीडिया में बहुत ज्यादा चला हुआ है। चलिए नेक्स्ट वाले मीडियम पे, नेक्स्ट वाले ईडियम को देखते हैं, बी इन द ड्राइविंग सीट बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि अब देखो, लेट से आप क्या कर रहे हो, एक कार चला के जा रहे हो, तो कार चलाते टाइम जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सब कुछ आपको ही देखना पड़ेगा ना, कि कौन सा यहाँ पे पीछे से ट्रक आ रहा है, कौन सा सामने से साइड में जा रहा है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर होगी, आपके ऊपर होगी। अगर आपने थोड़ा सा भी इधर से उधर किया तो वो एक्सीडेंट भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर ड्राइविंग सीट पर हो तो जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आपके ऊपर हैं। और इन केस में क्या बोलता हूँ, जो फैमिली होती है, ठीक है ना, फैमिली है, और इन केस आप बहुत छोटे बच्चे हो, ठीक है ना, और जो आपके फादर हैं वो अकेले इनकम जो इनकम जो सोर्स है वो अकेले आपके फादर के पास है, तो उस टाइम पे जो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फैमिली की वो कौन उठा रहे हैं, फादर उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इसको भी आप ऐसे रेफर कर सकते हो, ठीक है, याद हो गया होगा। अगले वाले इडियम पर आते हैं, बियर द ब्रंट। बियर द ब्रंट का मतलब होता है टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि जो सबसे ज्यादा अनप्लीजेंट चीज है उसका मेन पार्ट सहन कर लेना। यानी कि लेट्स से आपका जो प्रिपरेशन के टाइम पर सबसे जो अनप्लीजेंट टाइम होता है ना, कभी भी आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो होता है कि आपका डीमोटिवेशन का जो फेज होता है, ठीक है ना। डीमोटिवेशन का एक फेज सबकी लाइफ में आता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, आप कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा इंसान हो, कोई भी कितना सक्सेसफुल हो, उसकी लाइफ में कभी ना
कभी डिमोटिवेशन आता है, ठीक है ना, और ये एक एसेंशियल स्टेप है। कोई भी पर्सन ना विदाउट डिमोटिवेशन कोई सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। जब तक आपके माइंड में ये बात नहीं आएगी ना, एक डर नहीं होगा। देखो, जो फियर है ना, वो फियर बहुत ही बड़ी चीज होती है। फियर का जो डर है ना, वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है, ठीक है ना। तो डरना है, लेकिन इतना नहीं डरना है कि आप सारी की सारी चीजें छोड़ के बैठ जाओ, ठीक है ना। तो हर चीज का जो प्रोपोर्शन होता है ना, वो फिक्स अमाउंट में होना बहुत जरूरी होता है लाइफ में, ठीक है ना। तो बियर द ब्रांड का मतलब क्या है, जो मेन मुद्दा है ना, उसको आप झेल करके निकल गए। लेट से मैंने क्या बोला, एक मूवी चल रही है, उस मूवी में ना सारे की पूरी मूवी तो घटिया है ही सही, लेकिन आपने टिकट खरीद ही लिया। लेकिन उस मूवी में जो 30 मिनट्स है ना, उसमें इतना ज़्यादा बोरिंग पार्ट है ना, कि आप उसको अगर झेल करके निकल जाते हो तो आपको आगे जो है आपका माइंड थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भी आप ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट वाले ईडियम पर आते हैं। बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है टू टॉक इन अ राउंड अबाउट, यानी कि क्या हुआ कि आप गोल-मोल बातें कर रहे हो, कोई भी सीधा पॉइंट की जो बात है उसके बारे में आप बात ही नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे कोई बुश होता है, आपने देखा होगा बुश क्या होता है, झाड़ी वगैरह होती है, उसके आप क्या करो, उस झाड़ी को निकालने की जगह उसके जो आस-पास वाली ग्रास वगैरह है ना, आप उसको ही निकालते रहो, ठीक है ना। जो मेन मुद्दा है उसके बारे में बात ही नहीं करो, ठीक है ना। जैसे लेट्स से आपको कभी अपने फादर से पैसे माँगने होते हैं, तो आप क्या बोलते हो, आपने जाकर के सीधे-सीधे पैसे नहीं माँगे, लेकिन आप इधर-उधर की बातें, अरे मेरा ये अगला वाला एग्ज़ाम है, ये इतनी डेट को है, ठीक है ना, आपने जाके बोल दिया, ठीक है। फिर आपने क्या बोला, मेरा पिछले वाले एग्जाम में बस थोड़े से नंबर से एग्जाम रह गया, ठीक है। लेकिन आप ये सीधा नहीं बोल पा रहे कि अरे मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है। लगता है, ठीक है ना, हर बच्चे को लगता है कि अरे अब जो है मैं अपने आप से अपने जो है पैरों पे खड़ा हो पाऊँ। तो कोई बात नहीं, ये आपको एक सिचुएशन से आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वाले इडियम पर आते हैं, बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा मारना, ठीक है ना। मार मार के काला नीला कर देना, ठीक है। ऐसा होता है ना कि जब आपको बहुत ज्यादा किसी को बहुत ज्यादा मारा जाए तो उसकी स्किन का जो कलर है वो ब्लू एंड ब्लैक हो जाता है, ठीक है। ऐसे याद रख लो, बीट ब्लू एंड ब्लैक, यानी कि बहुत मतलब विदाउट मर्सी बीट करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले पर आते हैं, बीट द रिकॉर्ड। बीट द रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, टू डू बेटर देन एवर बिफोर। यानी कि आपका कोई रिकॉर्ड था, आपने उसको तोड़ दिया। यानी कि पहले आप क्या करते थे, आपने जो पूरा का पूरा एक टेस्ट पेपर है, लेट से आप CHSL का जो मॉक टेस्ट है उसमें जो पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन है, आप पहले 60 मिनट ले लेते थे और आपके पूरे क्वेश्चन ही नहीं होते थे। लेकिन अब आपने क्या किया कि 50 मिनट्स में ही पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन कर डाले। तो आपने जो अपना रिकॉर्ड है ना वो तोड़ दिया, आपने पहले से बहुत ज्यादा बेटर कर लिया काम, ठीक है ना। तो इसे हम बोल देते हैं बीट द रिकॉर्ड। खैर अगले वाले को अपना जो ईडीएम उस पे आते हैं, बीट हॉलो। बीट हॉलो का मतलब होता है टू ब्रीथ थॉरोली एंड कन्विंसली, है ना। यानी कि आप क्या करो, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा मतलब थॉरोली बीट करो, है ना। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे हम ढोल को बजाते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है प्लेजेंट सिचुएशन। अब देखो भाई, गुलाबों का बढ़िया एकदम बेड है, उसमें आप जाकर के लेट जाओ, कितना आनंद आ जाएगा, है ना। प्लेजेंट सिचुएशन ही तो है, कंफर्ट आपको बहुत ज्यादा आ रहा है, सुगंध आ ही रही है ना, यानी कि जो आपको स्मेल बढ़िया आ ही रही है, फ्रेग्रेंस वाली, रोज का फ्लेवर, रोज का जो है फ्रेग्रेंस है। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, प्लेजेंट सिचुएशन हो जाएगी, ये तो आप समझ ही सकते हो। खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बेड ऑफ थॉर्न्स। अब क्या हुआ भाई, अब आपका जो रोजेस का बेड था ना, उसकी जगह मैंने थॉर्न्स डाल दिए, ठीक है ना। रोजेस के मैंने थॉर्न्स को निकाला और वहां पर मैंने वो डाल दिया, तो अब क्या हो जाएगा, आपको डिफिकल्टी होगी ना। हाँ जी, उस पर आप लेट तो नहीं पाओगे, तो बस ये हो जाएगा सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीमली डिफिकल्टी। चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं, बैगर डिस्क्रिप्शन। बैगर डिस्क्रिप्शन का होता है मतलब अ पर्सन विद नो सोर्स, यानी कि एक पर्सन है उसके पास में कोई सोर्स ही नहीं बचा। अब उसके पास में लेट्स से कोई पर्सन है, ठीक है ना, उसके पास अब जो इनकम है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, उसके पास कोई वर्क नहीं है करने के लिए, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बैगर डिस्क्रिप्शन बोल देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बेल दैट कैट। बेल द कैट का मतलब होता है टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट द पर्सनल रिस्क, यानी कि इसका मतलब आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी से बताता हूँ। एक कैट थी और कुछ माउसेस रहते थे, ठीक है ना। कुछ जो है माउसेस यहाँ पर रहते थे, रेट्स रहते थे, इन्होंने क्या किया, ये कैट आकर के इनको खा जाती थी। तो माउसेस ने क्या किया कि अरे ऐसा करते हैं, कैट जब भी आती है ना उसके गले में एक हम घंटी बांध देते हैं। तो अब बात यह है भाई, मुद्दे की बात, कि इस बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, यानी कि इस कैट के नेक में जाकर के बेल को बांधेगा कौन, टाई कौन करेगा बेल को, हाँ जी। तो बस यही क्या है आपका, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट द पर्सनल रिस्क, है ना। यानी कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसको जाकर के बांधना पड़ेगा उसकी गले में घंटी, तो उसको अपने पर्सनल रिस्क पे जो है ये स्टेप उठाना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी। देखो इसमें क्या है, आपके सामने एक तरफ कुआ है, एक तरफ खाई है, यानी कि दोनों तरफ ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो आपको किस तरफ जाना है, यानी कि एक तरफ डेवल है आपकी तरफ, एक तरफ डीप सी है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा मेरे लिए कौन सी ज्यादा सिचुएशन ठीक रहेगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिटवीन सिसला। तो बिटवीन सिसला होता है आपका बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, ये आपका सेम टू सेम होता है डेवल एंड सी, डीप सी जैसा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका आने के चांसेस हैं, जैसा कि मैंने आपसे बोला है, मैंने कुछ क्वेश्चंस को घुमा के डालने की कोशिश करी है। तो ये क्वेश्चन आपका हो सकता है अब आपका आ जाए, ठीक है ना, कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बिग गन। बिग गन का मतलब होता है एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ठीक है ना। आपने की मूवी देखी होगी,
टॉप गन्स, ठीक है ना। टॉप गन्स आपने अगर मूवी देखी है हॉलीवुड की तो आपको पता होगा कि जैसे अगर मैं गन बोलता हूँ ना, बिग गन, टॉप गन, तो इसका मतलब हो जाता है एक ऐसा पर्सन जिसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना। और ये इन्फ्लुएंस ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो इन्फ्लुएंस है आपका, ये इन्फ्लुएंस आपका पॉजिटिव वे में हो, ठीक है ना, नेगेटिव वे में भी हो सकता है, ठीक है। और अगले जो है अपने ईडियम पर मूव ऑन करते हैं, बर्ड ऑफ पैसेज। बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है वन हु कम्स ओकेशनली, यानी कि जो कभी कभारी आता है, ओकेशनली आता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वर्ड ऑफ पैसेज। यानी कि ये तो उड़ती हुई चिड़िया है भाई, कभी कभी आ गई कभी नहीं आई, ठीक है। चलो कोई नहीं, अगले वाले ईडियम पे आते हैं। बर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब होता है ओवरव्यू। इसका मतलब लेट्स से मैंने क्या बोला, ओवरव्यू का मतलब ये जो अपना पूरा का पूरा कोर्स है आपका, लेट्स से मैंने कोई आपके लिए कोर्स डिजाइन किया और उसमें मैंने आपको 50 लेक्चर्स उसके डाल दिए, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, एक वीडियो बनाई, एक 2 मिनट्स की मैंने वीडियो बनाई, और उस वीडियो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि ये जो पूरा पूरा कोर्स है ना, ये किसके बारे में है, ठीक है। तो वो जो पूरा छोटा सा डिस्क्रिप्शन होगा ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, ओवरव्यू बोल देते हैं। यानी कि ये क्या है, उड़ती उड़ती निगाह बोलते हैं ना, उड़ती निगाह से देख लेना, तो इसको हम बोलते हैं वर्ड्स आई व्यू, ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे बोला हुआ है कि आप लोग जाकर के ये जो आपका अप्रैल से लेकर के जुलाई तक का करंट अफेयर है ना, ये आपको कैसे देखना है, वर्ड्स आई व्यू में देखना है, ठीक है, समझ गए। चलो अगले वाले पर आते हैं, वर्ड्स ऑफ फेदर। वर्ड्स ऑफ फेदर का मतलब होता है पीपल विद द सेम आइडिया, करेक्टरिस्टिक एंड इंटरेस्ट, यानी कि दो लोग हैं जिनके जो इंटरेस्ट हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, या फिर उनके जो आइडियाज आते हैं वो सेम टू सेम है, यानी कि वो क्या है, सेम टू सेम फेदर वाले वर्ड है ना। जिन वर्ड के फेदर सेम होते हैं वो क्या होते हैं, सेम आइडिया, करेक्टरिस्टिक और इंटरेस्ट वाले होते हैं, ठीक है ना। इससे आप समझ सकते हो, ऑल राइट। चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं, बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है, टू बी डिफीटेड, ठीक है भाई। अब आपने देखा होगा सुल्तान मूवी में, देखा है ना, सुल्तान क्या करता है, पछाड़ देता है सबको, उठा के नीचे फेंक देता है। तो अब क्या किया भाई, सुल्तान लड़ रहा था, जिसको उसने हराया वो जा नीचे गिरा और उसने जो है डस्ट को बाइट कर लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो हार गया, है ना। चलो अगले वाले ईडियम पर आते हैं, ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है अभी। ब्लैक शीप का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो कि डिस्ग्रेस हो, या फिर आपका अनलकी हो, ठीक है ना, अनलकी हो, डिस्ग्रेस हो, ये किसी भी टीम के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो आप यहाँ पर ब्लैक कैट की जगह इसको ब्लैक शीप, ब्लैक कैट, इस तरीके से हम इसको रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो अगले ईडियम को देखते हैं, ब्लाइंड एली। ब्लाइंड एली का मतलब होता है अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, यानी कि ऐसी सिचुएशन आ गई कि इसमें अब हम जो है फर्दर प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो जिसके आगे अब काम जो है किया ही नहीं जा सकता, प्रोग्रेस वाला, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लाइंड एली, ऑलराइट। चलो अगले वाले इडियम पर आते हैं, ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट तो आपको पता ही होगा, एक ऐसी मीटिंग जहाँ पर कि जो लड़का है लड़की है वो दोनों कभी पहले मिले नहीं हैं और आकर के सीधे उस डेट पर ही मिल रहे होते हैं, ठीक है ना। ब्लाइंड डेट का आजकल जो है फैशन काफी ज्यादा चल रहा है, तो आई होप कि आपने सुना होगा, टिंडर मैच होता है, ये दुनिया जहान की बातें है ना। चलो अगले वाले ईडियम को देखते हैं, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। वो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट क्या होता है, अपना खुद का जो है क्या बोलते हैं भाई, मुंह मियां मिट्ठू बनना, है ना। यानी अपनी जो प्रेज है वो आप खुद से करते रहो, ठीक है। यानी कि आपकी कोई बड़ाई करे ना और आप बजे में जाओ और अपने खुद के बारे में जो है अपनी बिल्कुल अपने बारे में आप डिस्क्रिप्शन देना शुरू कर दो, अरे मैंने ये किया है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है ना। तो ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले इडियम पर आते हैं, ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है, रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, ठीक है ना। यानी कि जो क्या हो, यानी कि अगर मैं आपसे ब्लू की बात करूँ ना, ब्लू ब्लड हो गया या फिर आपका ब्लू केस हो गया, ये हमेशा आपका रॉयल को ही रिफर करेगा, ठीक है ना। जो ब्लू कलर होता है बेसिकली ये रॉयल को ही रिफर करता है, ठीक है ना, या फिर आपका एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट है, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं ना मेरी। तो आपका अगर कोई ब्लू ब्लड का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका ब्लड का मतलब होता है खानदान, यानी कि जो भी आपकी डिसेंसी है, ठीक है ना। डिसेंट क्या होता है, जो आगे आने वाला आपका उत्तराधिकारी होता है, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लड का मतलब रॉयल या फिर एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट। चलिए नेक्स्ट वाले इडियम को देखेंगे, ब्लू बुक। ब्लू बुक, ब्लू बुक आपका क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्लू बुक बोलते हैं। मैंने आपको बोला है कि ब्लू का मतलब क्या होता है, हमेशा रॉयल से रिलेटेड होता है। अब देखो रॉयल नहीं है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वाले पर आते हैं। अच्छा ये गवर्नमेंट रिपोर्ट जरूरी नहीं है, यहाँ पर आपका जो, अगर मैं बोलूँ कुछ किंग का जो ट्रेजर होता है ना, किंग का ट्रेजर आपको पता होगा, पहले ट्रेजर वगैरह होता था, उस ट्रेजर का जो भी लेखा जोखा होता है उसको भी हम ब्लू बुक बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वाले इडियम पर आते हैं, बॉडी एंड सोल। इसका मतलब होता है पूरा का पूरा, यानी कि आपके, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपको पूरा का पूरा रेफर करना चाहूं तो एक तो आपके पास आपकी बॉडी है और दूसरा इस बॉडी के अंदर आपकी क्या है, एक सोल है। तो मैंने अगर बोला बॉडी एंड सोल, इसका मतलब मैं पूरे के पूरे आपको रेफर कर रहा हूँ, हाँ जी। चलिए अगले वाले ईडियम पर आते हैं, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, यानी कि ये ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसे आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था पहले, ये तो सडन बोल्ट हो गया ब्लू से, ठीक है ना। अच्छा बोल्ट का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, लाइटनिंग होती है, ठीक है ना। बोल्ट का मतलब क्या होता है, लाइटनिंग होती है। और अगर मैं आपसे बात करूं
अनएक्सपेक्टेडली आती है ना लाइटिंग, ऐसा तो है नहीं कि मुझे पता है, मैंने बोल दिया अरे भाई इस ये मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मैंने बोल दिया अरे यहाँ पर आएगी लाइटिंग आज तो, लेकिन क्या हो लाइटिंग आप ही के ऊपर गिर गई, है ना, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, तो हम बता नहीं सकते लाइटिंग कहाँ पे आएगी, अनएक्सपेक्टेड है ना। तो बस ये क्या हो जाएगा आपका बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, ठीक है। अगले वाले इडियम पे आते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इन दोनों का जो मतलब होता है वो एक ही होता है, ठीक है ना। चलो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो गया, चाहे आपका बोन ऑफ कॉन्टेंशन हो गया, दोनों याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले वाले इडियम पर मूव ऑन करते हैं, बून या फिर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मतलब होता है हिडन ब्लेसिंग। अब देखो आपने देखा होगा कई बार आपने, अगर आपके फादर ने कोई बात बोली तो आपको लगता है अरे भाई ये क्या बोल दिया, ये तो गलत बात हो गई है, लेकिन वो क्या होता है ना, कभी कभी ब्लेसिंग्स होती हैं डिस्गाइज में, यानी कि वेश बदल के आपको ब्लेसिंग दिख रही होती है, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें अंदर कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी छुपी है जहां पर उनकी जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, ठीक है ना, हिडन ब्लेसिंग, ये नॉर्मल सी बात है, सबको पता ही होगा, ठीक है। अगले वाले इडियम पर आते हैं, बॉजम फ्रेंड, बॉजम फ्रेंड का मतलब होता है फास्ट फ्रेंड, ठीक है ना, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर दिक्कत आती है तो बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। चलो अच्छा, ये जो सेशन है आप फटाफट से इसको शेयर भी कर देना, ठीक है ना, शेयर करना, इसके अलावा लाइक कर देना, ठीक है, लाइक वगैरह। और क्या होता है भाई, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और शेयर जरूर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। चलो अब क्या, ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है लेट्स से आप कहीं अपने फ्रेंड से मिलने गए, ठीक है ना, ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है, दोनों बैठ के चुपचाप बैठे हुए, लेकिन आपने क्या सोचा कि अरे भाई हम दोनों चुपचाप क्यों बैठे हैं, लेट्स से मैं इस साइलेंस को तोड़ता हूँ, ठीक है ना। तो आपने क्या बोला, अरे तुमने कल देखा, तुम कल स्कूल गए थे, आपने ऐसे कन्वर्सेशन को जो है शुरू करने की कोशिश करी, तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, ये ब्रेक द आइस हो जाएगा, ठीक है ना, आइस को मैंने तोड़ दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट वाला जो अपना इडियम है, ब्रीथ वंस लास्ट, ब्रीथ वंस लास्ट का मतलब होता है टू पास अवे, यानी कि उसने जो अपनी लास्ट ब्रीथ थी उसको जी लिया, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूं जो लाइफ होती है ना, वो लाइफ ना अपनी ईयर्स में या फिर डेज में काउंट नहीं होती है, वो लाइफ होती है अपनी काउंट ब्रेथ्स में, ठीक है ना, आपने कितनी ब्रेथ ली है ना, कितनी सांस आप ले चुके हो, ठीक है ना, इसमें काउंट होती है लाइफ एक्चुअली में। अगर आप कुछ स्पिरिचुअल रीडिंग्स करोगे ना तो आपको पता चलेगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। खैर उसने क्या किया, अपनी जो लास्ट सांस थी ना, अंतिम सांस उसने ले ली है, इसका मतलब अब वो क्या हो गया है, डाई हो गया, या फिर वो पास अवे हो गया है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, ये पास अवे होगा, ठीक है ना, अवे। अगले वाले ईडियम पर आते हैं, ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है डे लाइट, ठीक है ना, जहां पर कोई क्राइम छुपाया नहीं जा सकता है, ठीक है। अच्छा ये जो ब्रॉड डे लाइट होता है, इसका यूजुअली हम रेफर करते हैं जब आपका किसी सेंटेंस में क्राइम की बात हो रही हो, ठीक है ना। चलो अगले वाले ईडियम पर आते हैं, ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी का मतलब होता है स्टेट ऑफ डीप थॉट, यानी कि आप जो है बहुत ही ज्यादा डीप थॉट में चले गए, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ब्राउन स्टडी, ठीक है ना, क्या बोलूंगा, ब्राउन स्टडी। कभी कभी होता है ना, हम बैठे बैठे कोई और चीज सोच रहे होते हैं और हम उसमें बहुत ही ज्यादा मतलब डीप थॉट में चले जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, ब्राउन स्टडी बोल देंगे, ऑलराइट। समझ में आ रही है ना सारी की सारी चीजें। चलो भाई फटाफट से बताओ, बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना सबको, क्लियर हो रही है सारी की सारी बातें। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर अगले वाला जो अपना ईडियम है बेसिकली, बुल इन द चाइना शॉप, बुल इन द चाइना शॉप का मतलब क्या होता है, वन वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन अ डेडिकेटेड सिचुएशन। अच्छा अब देखो, लेट्स से मैंने क्या बोला कि चाइना की शॉप है, ठीक है, चाइना की शॉप कैसी होती है भाई, चाइनीज आइटम है, चाइनीज आइटम है तो भाई लोकल तो होगा ही सही, ठीक है ना, यानी कि थोड़े समय टूट जाएगा, ठीक है ना। तो चाइनीज शॉप है ये, बढ़िया। अब क्या हुआ, इस चाइनीज शॉप में मैंने बुल को रख दिया, ठीक है ना, मैंने बुल को छोड़ दिया और वो बुल जाकर के चाइना की शॉप में घुस जाता है। तो अब भाई ये क्या करेगा, ये तो पूरी तोड़फोड़ ही मचा देगा, ये बुल तो इस बुल इस शॉप को थोड़ी ना बिलोंग करता है ना। और कहीं शॉप में भेजो भाई, किसी आयरन की शॉप में भेजो तो वहां तो कुछ, आयरन की जो वर्कशॉप होती है वहां पर भेजो तो वहां पे कुछ नहीं होगा, तो वहां पर आपका कुछ नहीं नुकसान होगा, लॉस होगा। लेकिन अगर आप इसको चाइनीज शॉप में भेज दोगे तो यहाँ तो भाई दिक्कत मचा देगा ये। तो ये क्या है, ये बिलोंग नहीं करता है सिचुएशन को, ठीक है ना, ये बुल यहाँ पर इस शॉप के अंदर बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। इस बात से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं ऐसी सिचुएशन से आपको जो है रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें बताता रहता हूँ हर ईडियम के साथ, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए, है ना। चलो अगले वाले पर आते हैं, बर्न अ होल इन द पॉकेट, इसका मतलब क्या है, मनी स्पेंड क्विकली। अब क्या हुआ भाई, आपके पास में लेट से आपने 1000 रुपीज आपकी पॉकेट में थे, लेकिन अब क्या हुआ, आप गए मार्केट में और आपने फटाफट से जो है 3-4 ड्रेसेस ले ली अपने लिए, कितने कितने की ले ली यहाँ पे, आपने 250 की 4 ड्रेसेस ले ली, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, आपने तुरंत अगले स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में ही आपके पूरे के पूरे जो है पैसे खर्च हो गए, तो ये क्या हो गया, आपकी पॉकेट में ये तो होल हो गया, ठीक है ना। या तो पैसे आप 30 मिनट्स में ऐसे खर्च कर दो, या फिर आप क्या कर दो कि आपकी पॉकेट में एक होल हो गया और फिर वो होल से आपका पूरा का पूरा पैसा गिर गया। तो दोनों चीजें एक ही, आपकी मनी तो स्पेंड हो गई ना क्विकली, या फिर आपका जो पैसा है वो गिर गया, बात तो एक ही है, अब आपके पास बचा तो पैसा तो बचा नहीं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना जो नेक्स्ट वाला ईडियम उस पे आते हैं, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। मैंने आपको बता ही रखा है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू क्या होता है, आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगले वाले ईडियम पर आते हैं,
बर्न वन फिंगर का मतलब होता है टू गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल, यानी कि आप अपने आप को क्या करें, ट्रबल में लेके आ जाएं, ठीक है ना। अब अपनी उंगली अगर जलाई है तो ट्रबल में तो आ ही गए हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वाले पर आते हैं। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स टू वर्क वेरी हार्ड एंड स्टे वेरी लेट एट नाइट एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसा काम मैं आपसे आजकल करवाने की कोशिश में हूँ, करंट अफेयर वाली क्लास दे देके, ठीक है ना। रात को मैं आपको 1:30 AM तक उठाता हूँ, इसके बाद में आप सोते हो, फिर आपको सुबह उठना भी होता होगा जल्दी, है ना। लेट से आप 6 AM को फिर उठ जाते हो। तो मैं क्या करवा रहा हूँ आपसे, एक तो रात को भी मैं आपको देर तक उठाता हूँ और फिर आपको सुबह भी जल्दी उठा लेता हूँ। यानी कि जो आपकी कैंडल है ना, कैंडल मैं यहाँ से भी जला रहा हूँ, यहाँ से भी जल रही है आपकी, दोनों तरफ से आपकी जली है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो और आप देर तक रात को उठते हो और जल्दी सुबह उठ जाते हो, ठीक है ना। देर तक रात को जो है लेटते हो और सुबह जल्दी उठ जाते हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपकी जो कैंडल है ना वो दोनों तरफ से जलाई जा रही है, यानी कि रात में भी आप देर से सो रहे हो और आपको सुबह भी जल्दी उठना है, ठीक है ना। दोनों तरफ से जो है जलाया जा रहा है आपको। देखो भाई, जब सोना जलेगा, जब सोना तपेगा तभी तो उसका रंग निखरेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले पर आते हैं। बर्न वंस बोट का मतलब होता है टू बैक ऑन अ डिसीजन, यानी कि अपने डिसीजन पर आप क्या करो भाई, वापस आ जाओ, ठीक है ना। चलो अगले वाले ईडियम पर आते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ भाई, बोलते बोलते जो है गला बिल्कुल सूख गया है। चलिए, तो अब देखो यहाँ पर अपने पास जो नेक्स्ट वाला ईडियम है वो कौन सा है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब होता है लेबरिंग या फिर स्टडिंग लेट नाइट। अब देखो पहले क्या होता था, पहले हम लैंप्स वगैरह लगा करके जो है पढ़ रहे होते थे, यानी कि जो और भी पहले लोग पढ़ते थे, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी तो इतनी थी नहीं, है ना। बल्ब वगैरह भी इतने नहीं थे, तो क्या करते थे, ऑयल लगा करके पढ़ते थे, यानी कि लैंप्स में ऑयल डाल करके पढ़ रहे होते थे। अब क्या है, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कि रात रात भर आपने ऑयल जला करके पढ़ाई करी। इसका मतलब क्या हुआ, आपने स्टडी करा है लेट नाइट तक, ठीक है। या फिर कोई लेबर का काम करा है, फिर जो भी आपका लेबर हो या फिर स्टडी हो, स्टूडेंट स्टडी करेंगे, काम करने वाले काम करेंगे, है ना। तो इसका मतलब होता है उन्होंने अपना काम जो है वो रात भर किया है, ठीक है। चलिए अगले वाले पर आते हैं। बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर हॉट इशू, ठीक है ना। ये आपको पता ही होगा। और एक बर्निंग क्वेश्चन बोलते हैं ना कि ये भारत सवाल पूछ रहा है, या आपका करंट सिचुएशन चल रही है, कोई भी आप हॉट टॉपिक पर कोई बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं बर्निंग क्वेश्चन। बरी द हैजेट का मतलब होता है टू एंड एनिमिटी या फिर हॉस्टिलिटी, बोलते हैं ना कि जो भी आपकी बातों से मिट्टी में डालो, है ना, ऐसा बोल देते हैं। तो बर्न द हैजेट का मतलब होता है कि जो भी आपकी लड़ाई वाली बात है उस बात को भूल जाओ या फिर उसको एक साइड में रख दो, ठीक है ना। अब जो है हम आगे जो भी आपका आगे आने वाला फ्यूचर, उसमें हम जो है मिलकर के कुछ काम कर सकते हैं, ना। इसको हम बोल रहे होते हैं बरी द हैचेट, ऑलराइट। तो अगले वाले को जो ईडीएम है उस पे आते हैं भाई। फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब होता है इरेगुलरली, ठीक है ना, यानी कि स्पोरेडिक। स्पोरेडिक क्या होता है ना, जैसे कि आपका कोई एक, लेट्स से आपका कोई प्लांट है और उसमें ब्रांचेस ना को ऐसे आ रही है, एक ब्रांच आपकी यहाँ आ गई, एक ऐसी आ रही है, 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 एक ऐसी आ रही है। तो हम इसको बोल देते हैं स्पोरेडिक, ठीक है ना। कोई भी रेगुलर हो या फिर उसका कोई मतलब नहीं है। देखो भाई, फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या है, कोई पहले एक दिन, किसी ने एक दिन पढ़ाई कर ली, ठीक है ना, आपने पहले दिन आकर के बढ़िया एकदम 10 आवर्स की पढ़ाई कर ली, ठीक है ना। दूसरे दिन आपने आकर के 2 घंटे की पढ़ाई कर ली, तीसरे दिन आकर के आपने 1 घंटे की पढ़ाई करी, चौथे दिन आप गायब ही हो गए, ठीक है ना। पांचवें दिन भी आप गायब, देन 6 डे आप आते हो, 6 डे आकर के आप 3 आवर्स पढ़ लेते हो। तो ये क्या है, आपकी रेगुलरिटी बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर आपका भाई फिट्स एंड स्टार्ट इसको मैं बोलूंगा, ठीक है ना। अगले वाले इडियम पर आते हैं। तो बाई हुक और बाई क्रुक, यानी कि इसका मतलब है साम या दाम दंड, आपने वो हिंदी में सुना होगा, क्या बोलते हैं, साम दाम दंड भेद, है ना। तो बाई यानी मीन्स राइट और रॉन्ग, यानी कि आपको जो भी काम है, लेट से आपको कुछ काम करवाने जाना होता है, तो आप क्या सोचते हो कि अरे ये काम मेरा हो जाए बस बाई हुक और बाई क्रूक, यानी कि आपका या तो सीधा सीधा हो जाए या फिर मैं ब्राइब कर दूंगा किसी को तो मेरा ये काम हो जाए। लेकिन ये चीज़ ना बहुत गलत होती है। तो इस बात को आप समझ सकते हो। अगले वाले ईडियम पर आते हैं। बाई लीप्स एंड बाउंड्स एट अ रैपिड पेस, यानी कोई भी चीज़ आपकी बहुत ही रैपिडली चल रही हो उसको हम बोलते हैं बाई लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि वो बस उछलते उछलते जा रही है ना, जैसे कि स्टॉक मार्केट में होता है। चलो अगले वाले पे आते हैं। बाई द स्किन्स ऑफ वंस टीथ और बाई अ विस्कर, है ना, यानी कि मतलब है कि कभी कभी हम बोलते हैं ना कि बाल बाल बच गया मैं तो। इसका मतलब क्या है कि बस बिल्कुल लेट से क्या बोला मैंने, ये सामने एक ट्रक आ रहा था और मैं यहाँ पर कार चला के जा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ से बिल्कुल ट्रक निकल गया और यहाँ से मेरी कार निकल गई, यानी कि बस बिल्कुल बाई स्किन ऑफ वंस टीथ, यानी कि स्किन की जो टीथ की जो स्किन होती है ना, आपने देखा होगा बहुत ही थिन होती है। अगर मैं बात करूँ स्किन, टीथ की स्किन तो वैसे नहीं होती है, लेकिन बहुत ही, अगर मैं बोलना चाहूँ तो बहुत ही थिन होगी, है ना। तो बस बाई अ हेयर्स विड्थ बच जाना, है ना, बहुत ही नैरोली आप बच जाएं, किसी भी चीज को स्किप कर जाएं, तो उसको हम बोलते हैं बाई द स्किन्स ऑफ वंस टीथ या फिर बाई अ विस्कर, ठीक है ना। बाई अ विस्कर आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए अगले वाले पर आते हैं। अगले वाले ईडियम है आपके पास बाई लॉन्ग एड्स। बाई लॉन्ग एड्स का मतलब होता है बाई अ ग्रेट डिफरेंस, यानी कि कोई भी आपका बहुत ज्यादा डिफरेंस है कोई चीज होना, ठीक है ना। अगले वाले ईडियम पर आते हैं। ब्रिक्स एंड मोर्टार, ब्रिक्स एंड मोर्टार का मतलब होता है बिल्डिंग्स, है ना। बिल्डिंग्स आपकी किससे बन रही होती हैं, मोर्टार से और ब्रिक्स से, ठीक है ना। ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अगले वाले ईडियम पर आते हैं। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है कभी सपोर्ट करना कभी अपोज करना, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड।
चलिए नेक्स्ट वाले पर आते हैं, ब्रिंग होम। ब्रिंग होम का मतलब होता है किसी को कन्विंस कर लेना, ठीक है ना? अपने किसी फ्रेंड को कन्विंस कर लिया, तो इसका मतलब हो जाएगा ब्रिंग होम, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं कि आप घर उसको लेके पहुंच गए हो, इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने किसी भी चीज़ के लिए किसी दूसरे वाले को, जो आपके सामने पर्सन है, उसको कन्विंस कर लिया है किसी काम के लिए, ठीक है ना? अगले वाले इडियम पर आते हैं, बाइट वंस लिप्स। इसका मतलब होता है कंट्रोल करना अपने एंगर को। आपको जब भी गुस्सा आता है, तो आपने देखा होगा कई सारे लोग क्या करते हैं, अपना जो लिप होता है ना, उसको बाइट करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि उन्होंने अपना जो गुस्सा है ना, उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, है ना? चलो खैर, अगले वाले पर आते हैं, बीट ब्लैक एंड ब्लू। ये मैंने आपको बताया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, किसी को मर्सीलेसली क्या करना है, पनिश करना या फिर बीट करना। बी इन वंस बॉनेट। बी इन वंस बॉनेट का मतलब होता है टू बी क्रेजी अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा क्रेजी होना, है ना? तो बी इसका मतलब हो जाता है बी इन वंस बॉनेट। अच्छा, सीजीएल में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, बीज के नीज होना, ठीक है ना? नीज ऑफ बी, है ना? ऐसा करिए कुछ, तो उसका मतलब क्या होता है, एक बार मुझे कमेंट में बताना, ठीक है ना? अगले वाले पर आता हूँ, बी निप्ड इन द बड। बी निप्ड इन द बड का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय अ थिंग इन वेरी बिगिनिंग, यानी कि आप स्टार्ट में ही क्या करें, किसी चीज को तोड़ दें या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दें, है ना? यानी कि आपने पढ़ाई शुरू करी नहीं, कि उससे पहले ही आपने जो है, आपने क्या सोचा, मैं पढ़ाई करूंगा, लेकिन पढ़ाई के पहले ही दिन आपने क्या किया, आईपीएल देखना शुरू कर दिया, फिर तो आपका जो है तहस नहस हो गया, डिस्ट्रॉय कर लिया आपने इस चीज को। अब आप आईपीएल देखते बैठ जाओगे अगले 1 महीने के लिए, है ना? चलिए, अगले पर आते हैं, टू बी अबव बोर्ड। टू बी अबव बोर्ड का मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट और इन एनी बिजनेस डील, यानी कि इसका मतलब आप वैसे समझ सकते हो, अबव बोर्ड का मतलब क्या हो गया, कि लेट्स से आपको कोई भी टीचर जो होता है ना, वो एक पोडियम के ऊपर पढ़ा रहा होता है ना, एक पोडियम होता है क्लास में, देन इसके ऊपर एक टीचर खड़ा होता है। अब वो टीचर क्यों खड़ा है, क्योंकि वो ऑनेस्ट है ना? यानी कि वो जो भी बात है वो ऑनेस्ट बोलता है, सही बात बोलता है, तो वो अब इसके ऊपर जो है बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहा है, ठीक है ना? तो इसका मतलब आप ये बस एक रिलेट करने की बात है, ठीक है ना? तो आपको इस तरीके से याद हो जाएगा, टू बी अबव बोर्ड का मतलब क्या हो जाता है, टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, ठीक है ना? चलो अगले वाले ईडीएम पर आते हैं, बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज का मतलब क्या होता है, ऑन द होल या फिर स्पीकिंग जनरली, यानी कि जो, अगर मैं एक लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, जनरली कोई बात करूं मैं, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, बाई एंड लार्ज, है ना? अगले वाले ईडीएम पर आते हैं। ओके चलो खैर, यहाँ पर आपके जो 100 ईडीएम्स हैं वो मैंने आपको खत्म करवा दिए हैं, और मैंने आपको यहाँ पर जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता था आपको रिलेट करवाना चीज़ों से, मैंने रिलेट भी करवा दिया, और आपको पता ही है, और ये बात मैं समझता हूँ कि आपके पास अब जो है टाइम बहुत कम है, इसलिए मैंने आपको बहुत ही जल्दी कराने की कोशिश करी है, एंड आई थिंक अभी बस 1 आवर में ही हमने पूरे के पूरे 100 ईडीएम्स कर लिए, और आई होप कि आपने वो सारे के सारे लर्न भी कर लिए होंगे, एंड आपको बहुत ही यूजफुल ये प्रूव होगा जब आप अपने एग्जामिनेशन को दोगे, ठीक है ना? चलो खैर, सेशन में पेंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, ठीक है ना? और शेयर तो जरूर करें, ठीक है ना? तभी हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लेके आ पाएंगे। इसके अलावा अब जो आपकी और मैराथन्स आने वाली हैं, उसमें स्टैटिक जीके का कंप्लीट इसमें थ्योरी होगी, स्टैटिक जीके की कंप्लीट थ्योरी एक ही क्लास में, महालाइव क्लास हो गई है, इसमें बहुत ही जबरदस्त जो है सेशन आने वाला है। बहुत सारे टॉपिक्स आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इस क्लास में हम कर रहे होंगे। इसके अलावा दूसरी क्लास आपकी आने वाली है, अभी CHSL के 225 क्वेश्चन जो आपके 9 शिफ्ट में हुए हैं, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिस्कस कराए जाएंगे। इसके अलावा ज्योमेट्री की आनी है, बहुत सारी क्लासेस आनी है। आप एक बार जाकर के क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है ना? अच्छा, पीडीएफ का चक्कर मैं आपको बता दूं, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, जो आपको पेनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नाम का अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना? सेम नाम आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे, पेनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है ना? वहाँ पर आप जाके ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह पहले की भी कई सारी मिल जाएंगी, और ये भी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।